वैभव जी, दुनिया भर में सनसनी फैल गई जब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने रिजाइन कर दिया। ऐसा कहा गया कि उन्होंने अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है वो सुप्रीम लीडर जो है ईरान के मुस्तफा खमेनी उनके पास भेज दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ईरान की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी हुआ है। ना तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खमेनी उनके प्रवक्ता ने ऐसा कोई बयान दिया है। अब ईरान से अक्सर इस तरह की खबरें आती थीं, अभी भी आती हैं कि आईआरजीसी के बीच में और ईरान की सिविलियन लीडरशिप के बीच में काफी तनाव है। होता क्या है वैभव, युद्ध की स्थिति में हमेशा मिलिट्री कमांडर्स जो होते हैं किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, युद्ध की स्थिति में जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव मूड में होते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। जिंदगी भर वो ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं कि युद्ध हो। और युद्ध मिलिट्री कमांडर्स क्यों करते हैं? क्योंकि वो विजयी होना चाहते हैं। तो जाहिर बात है आईआरजीसी जो है चाहेगा कि यह युद्ध और भीषण तरीके से। अब वैभव, दूसरी तरफ ये भी जाना जाता है कि जो पेजेश्कियन हैं वो जरा मॉडरेट हैं, नरम पंथी हैं, वेस्टर्न एजुकेटेड भी हैं, वो यूरोप अमेरिका घूम चुके हैं, तो थोड़ा नरम पंथी हैं। एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेजेश्कियन जब राष्ट्रपति चुने गए थे, ये बहुत अद्भुत बात है कि हम सोचते हैं कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पेजेश्कियन को तो चुना गया था। और पेजेश्कियन जो हैं वो सुप्रीम लीडर के कैंडिडेट नहीं थे, आयतुल्लाह खामेनी के कैंडिडेट नहीं थे। जब राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ ईरान में तो आयतुल्लाह खामेनी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो हार गए थे, और पेजेश्कियन जो कि विरोधी दलों के नेता थे वह राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। तो पश्चिमी मीडिया ने कहा कि फिर तो जब भी मौका मिलेगा पेजेश्कियन को खमेनी की जो सरकार है वो लुढ़का देगी। लेकिन वैभव देखो, ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जो ईरान की सरकारी टीवी चैनल से ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं। ईराना न्यूज एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है। और ईरान से तो अभी करीबन करीबन थोड़े बहुत हद तक अगर देखें तो उनके यहाँ इंटरनेट पे जो बैन था वो हटा दिया गया है। तो इस तरह की कोई कंफर्मेशन ईरान के अंदर से आ नहीं रही। वरन ईरानियन न्यूज एजेंसी ईराना ने तो उल्टा दावा कर दिया है कि पेजेश्कियन अभी भी प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, युद्ध से पहले, युद्ध के बाद और युद्ध के दौरान भी हमने ये देखा है कि ईरान में जो ईरान के अधिकारी हैं, ईरान की सरकार हैं, वो अगर किसी दूसरे देश से बात करना चाहते हैं तो उस बातचीत में या तो ईरान के विदेश मंत्री शामिल होते हैं, रांची संसद के अध्यक्ष पहुंचते हैं, या राष्ट्रपति खुद शामिल होते हैं। आईआरजीसी का कोई कमांडर इनमें शामिल हो, खुद सर्वोच्च नेता शामिल हो, ऐसा कुछ तो देखा नहीं गया है। क्या सर्वोच्च नेता या आईआरजीसी खुद चाहेगी कि राष्ट्रपति हट जाएं या विदेश मंत्री के साथ कुछ हो जाए? क्योंकि उनके स्तर पर बातचीत तो वही कर रहे हैं उनके लिए जाकर। हाँ देखो वैभव, ये पश्चिमी मीडिया की अगर माने तो वो तो रोज रोज बोलते रहते हैं कि आईआरजीसी के अंदर और ईरानियन सिविलियन लीडरशिप के अंदर बहुत तनाव है। ठीक है, उनका काम है, उनको अमेरिका से फंडिंग होती है, उनको इजराइल से फंडिंग होती है, सीआईए, मोसाद बड़ी तादाद पे पश्चिमी मीडिया की फंडिंग करते हैं, उनको फीड भी प्रोवाइड करते हैं। देखो पाकिस्तान में तो हम देखते हैं उनका प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो पीछे रहता है, पहले आसिम मुनीर सामने रहते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री कहीं जाते हैं, चाहे अमेरिका हो या चीन, वो पीछे रहते हैं, आसिम मुनीर सामने रहते हैं। लेकिन ईरान के बारे में हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। ईरान में जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो समझो ज्यादातर ब्रिगेडियर हैं, कुछ मेजर जनरल हैं, वो हमेशा पृष्ठभूमि में रहना पसंद करते हैं। मेरे नॉलेज में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या आईआरजीसी के कोई बड़े अफसर सामने आए, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो आईआरजीसी की जो चयन प्रक्रिया है वैभव, वो बहुत ही पिक्यूलियर है, ईरान की आर्मी से एकदम अलग। ईरान की आर्मी की चयन प्रक्रिया हम जैसी है, जैसे इंडिया में
रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर मेडिकल होता है। जो लोग पास हो जाते हैं रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल में, उनको फौज में भर्ती कर लेते हैं बतौर अफसर इंडिया में। ईरान की आर्मी में भी मोरलेस यही सिस्टम है, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन वैभव आईआरजीसी जो है शुरुआती दिनों से 1979 से ही, आईआरजीसी में चाहे कोई जवान ज्वाइन करना चाहता हो या कोई अफसर बन के ज्वाइन करना चाहता हो, उनकी सिलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पर, यानी कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर उनको रिकमेंड करे। कम से कम जैसे अगर वो किसी गांव से आता है तो गांव का सरपंच रिकमेंड करे, अगर वो किसी खानदान से आता है तो वो खानदान का जो मुखिया है वो रिकमेंड करे। और ईरान में भी लॉयल खानदान होते हैं जो सदियों से ईरान के झंडे की सेवा करते रहे। तो आईआरजीसी बहुत ज्यादा लॉयल होती है। लॉयल्टी जो है, लॉयल्टी टुवर्ड्स सुप्रीम लीडर पहली दरकार है आईआरजीसी ज्वाइन करने के लिए, बतौर जवान, बतौर जेसीओ, बतौर अफसर। जी वैभव। बिल्कुल। सर, एक बात और बार बार उठ रही है, जैसे कि सबको पता है कि एक तात्कालिक युद्ध विराम तो अभी दोनों देशों के बीच में है, हमले तो नहीं होने चाहिए कायदे से, लेकिन हमले की खबरें भी आ रही हैं। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि MQ-1 MQ-9 ड्रोन्स गिरा दिए हमने अमेरिका के। अमेरिका भी अपना दावा कर रहा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम को एक ध्वस्त कर दिया है, 2 ड्रोन मार गिराए हैं ईरान के। तो ये क्या चल रहा है बीच बीच में? हाँ वैभव, देखो उभय पक्ष जो है, जब से सीजफायर डिक्लेयर किया अमेरिका ने 8 अप्रैल में, उभय पक्ष ने एक दूसरे पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। बड़ा हमले का डेफिनेशन मैं बताता हूं कि जैसे ईरान ने कोई भी बड़ी मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च नहीं की 8 अप्रैल के बाद। बड़ा हमला जैसे मैं बताता हूं कि 8 अप्रैल के पहले जब 40 दिन का युद्ध चला तो अमेरिका और इजराइल रोज 300 विमानों को भेजते थे ईरान के ऊपर। वो रोज 600 बॉम्ब गिराते थे ईरान के ऊपर, तेहरान के आसपास या ईरान के बड़े शहरों के जो आईआरजीसी छावनियां हैं उन पर। ऐसा नहीं हो रहा है। हो ये रहा है कि बस वो पर्शियन गल्फ जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, वहां छोटी मोटी, बहुत ही छोटी मोटी झड़प जैसी चल रही है। कोई आईआरजीसी का जो कमांडर है उसको दिख जाता है कि पर्शियन गल्फ से कोई अमेरिकन शिप जा रही है या ऐसे देश का शिप जा रहा है जो कि ईरान का मित्र नहीं है, तो छोटा सा एक मिसाइल दाग देता है उस शिप की तरफ। अमेरिका ने तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही दे दिया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि वो अमेरिकन नेवी के एस्कॉर्ट से गल्फ में देशों के तेल टैंकर और गैस टैंकर फंसे हैं उनको एक एक करके निकालेगा। अच्छा, अमेरिका क्या करता है, जैसे ही ईरान इन शिप्स पर 1-2 मिसाइलें दागता है, ये छोटी छोटी मिसाइलें होती हैं, इनका वॉरहेड भी छोटा ही होता है, 10 किलो 20 किलो का, और रेंज भी छोटी होती है, 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर। तो ईरान जैसे ही इन मिसाइलों को दागता है तो अमेरिका क्या करता है, तुरंत, ये छोटे छोटे टापू हैं पर्शियन गल्फ में 5-6, इन टापुओं में जो पहाड़ हैं उसके अंदर ईरान ने सुरंगें बनाकर इन लॉन्चर्स को रखा हुआ है। छोटी छोटी मिसाइलें, छोटे छोटे लॉन्चर, मिसाइलें जो है 60 किलोमीटर चली जाती हैं, 80 किलोमीटर चली जाती हैं, उनमें जो धमाका होता है हाई एक्सप्लोसिव 5 किलो 10 किलो के होते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, इन टापुओं पर हमला कर देता है। अब इन टापुओं पर उन्होंने अपने ये मोबाइल टावर जैसे होते हैं ना, इस तरह के कंट्रोल टावर, सिग्नल टावर लगाए। तो अमेरिका कहता है कि इन्हीं टावरों का इस्तेमाल ईरान करके अपने ड्रोन्स को और मिसाइलों को गाइडेंस करता है। तो अमेरिका इन टावर्स पर भी या इन रेडार्स पर भी, जिसका इस्तेमाल ईरान करता है ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए, ड्रोन का जो ग्राउंड कंट्रोल वाला हिस्सा है, उन पर हमले कर देता है। तो ये हमले बस वहीं पर सीमित हैं, 5-7 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, 30-40 किलोमीटर पूर्व पश्चिम, और ये बहुत छोटे छोटे हमले होते हैं। 1 या 2 अमेरिकन जहाज आते हैं,
वो 2 या 4 छोटे वाले बॉम्ब गिराते हैं, या अमेरिका छोटे-छोटे ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जैसे छोटे-छोटे समझो 4 या 8 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दागता है सिर्फ इन टारगेट पर, यानी ईरान की मेन लैंड पर कोई हमला नहीं हो रहा। अब ईरान को भी जोश आ जाता है, वो बदले में कुवैत पे जैसे हमला कर दिया। ईरान कहता है कि ये जो अमेरिकन हवाई जहाज आए हमला करने के लिए, ये टेक ऑफ करके कहां से आए? कुवैत से। तो कुवैत का जो रनवे है वहां पर अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने फाइटर विमान रखे हैं। तो ईरान एक छोटा सा सिंबॉलिक अटैक करता है, बहुत ही छोटा अटैक कुवैत के रनवे पर, जिससे कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए कि कुवैत में भी अभी काउंटर अटैक करने की क्षमता है, ईरान में भी अभी काउंटर अटैक करने की क्षमता है। अगर खाड़ी का कोई भी देश, कुवैत भी अगर अमेरिका को अपने यहाँ से जमीन से या हवा से या पानी से हमला करने देगा ईरान के खिलाफ, तो फिर ईरान उस देश पर हमला कर सकता है। तो टिट फॉर टैट लड़ाई है, जनरल वॉर नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.